यहाँ पे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है टू गिव बैक। कंसल्टिंग में मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक एंड लर्न बैक, और उससे मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ। एकेडमिक में रहने से मैं जितना, कभी कभी कंसल्टिंग में हम क्या करते हैं कि डिटेलिंग को छोड़ देते हैं, आ रहा है छोड़ दो डिटेलिंग को, तो एज ए एकेडमिशियन मैं वहाँ पे उनको डिटेलिंग सिखाता हूँ। तब मैं अपने वहाँ पे ऑफिस में फिर उसको देखता हूँ कि मेरे वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर उस पर रीवर्क होता है। तो ये मेरे को एक्चुअली एकेडमिक से बहुत बड़ा हेल्प ये लास्ट 6 साल से मिला है, वही मेरी लर्निंग है। क्योंकि उनको सिखाने के लिए मैं थोड़ा रीडिंग भी करता हूँ, तो थोड़ा मेरा भी ब्रशअप होता है, और एकेडमिक्स में जुड़ने से आपको हमेशा एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपको कंसल्टिंग में नहीं मिलेगा। तो मैं लकीली दोनों टाइप का सेटिस्फेक्शन ले रहा हूँ इन द फील्ड, विच इज़ वेरी गुड। तो यही मोस्टली मेरी एक्सपीरियंसेस है विच आई हैव शेयर्ड विथ यू। और एक आज आपके पर्सन सुबह में बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे फेलियर्स के बारे में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आदमी फेलियर से ज़्यादा सीखता है। अगर फेलियर आया और उसका जो रिएक्शन है टुवर्ड्स दैट फेलियर, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द सक्सेस स्टोरी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स देन योर सक्सेस। तो सक्सेस का इतना नहीं सोचना चाहिए जितना फेलियर से गेन करना चाहिए, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब आपका एजुकेशन स्टार्ट हुआ, आप बोला जैसे सिटी में थे, तो उस समय आपको ऊपर से कैसा गाइडेंस रहा, क्योंकि फैमिली तो पूरी बिजनेस से थी? सब बिजनेस से फैमिली थी मेरी। मैं बचपन से ड्राइंग और स्केचिंग में बचपन से मेरा पैशन था, और मैं स्कूल में हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, ड्राइंग टीचर, उनको भी थैंकफुल रहूँगा कि बहुत प्रॉपर गाइडेंस दिए। मैं पता नहीं जहाँ भी ड्राइंग कंपटीशन होते थे, स्टेट लेवल कहीं से मेरे को न्यूज़पेपर में मिल जाता था, मैं चला जाता था अपने आप साइकिल उठा के, वो ड्राइंग कंपटीशन जहाँ भी है, कौन सी जगह पे है, अटेंड करने। तो मैं जब तक 10th में था, मेरे पास 57 ड्राइंग कंपटीशन सर्टिफिकेट्स थे और मेडल्स थे, और 7 इंटरनेशनल ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में अटेंड कर चुका था। और 7वीं 8वीं से मुझे पता था मैं बिल्डिंग स्केचिंग करता था, तो मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे पता था। यानी कितना भी परसेंटेज ला लूँ, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, ये पता था। मेरे परसेंटेज भी जो है डिग्री में 89 आए। उसके बाद मेरे को वहाँ COEP में बहुत सारे यानी कॉलेज के ऑप्शन थे, लेकिन मुझे क्लियर था कि मुझे आर्किटेक्चर में जाना है, वो मेरी क्लियरिटी इन्हें बचपन 7वीं से थी कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, इतना मेरे लिए क्लियर था वो। हम लोग बहुत सारे सेशन में देखते हैं, क्लियर नहीं रहता है। हाँ, बाद में किसी के साथ तो ये होता कि 12th के पढ़ लिए, ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करे वो डिसाइड होता है। तो फिर मम्मी डैडी ने गाइडेंस दिया आर्किटेक्चर में, लेकिन वो आके ऐसा नहीं है, वो आ जाते हैं लेकिन दे डू एक्सेल अ लॉट। मेरा लेकिन थोड़ा क्लियर था कि मैं 7वीं से क्लियर था कि आर्किटेक्चर में ही जाऊँगा, इसलिए अच्छा मैंने आपको एक और चीज़ शेयर नहीं किया। आपने आर्किटेक्चर के बारे में सुना, इंटीरियर हम करते हैं, प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बहुत बड़ा अलग प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, जो ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा मे बी। और ये लर्न मैं ये इसका भी क्रेडिट नया रायपुर को दूंगा। मैं मेरा एक और बिजनेस डोमेन है, आई डू लीगल कंसल्टिंग, आई डू लीगल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। यानी ये मैं सीखा था नया रायपुर में आके, वो मेरा एक बिजनेस लाइन बन गया। और जस्ट टू शेयर विथ यू, अभी नोएडा में बस आपने सुना होगा जो स्मार्ट बस अपॉइंट हुआ है, लो फ्लोर बसेस, 50 लो फ्लोर बसेस हैज बीन अपॉइंटेड, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, प्रोक्योरमेंट, बिड प्रोसेस मैनेजमेंट आई हैव डन फॉर अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी विच इज़ अ कंपनी इन दिल्ली विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। उनको वहाँ पे प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली में, तो लास्ट ईयर मैं हमेशा दिल्ली ट्रैवल करता रहता था 2 दिन। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, दैट आई मेड दैट डॉक्यूमेंट्स देयर, आई हैंडल्ड ऑल दी बिड प्रोसेस मैनेजमेंट। उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग भी करना पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट वर्क। तो ऑल द फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसकी अग्रीमेंट्स, एवरीथिंग हैज बीन ड्राफ्टेड बाय मी, दैट्स अ डिफरेंट वर्क। ये जो लीगल वर्क मतलब सर, ये गवर्नमेंट को जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो? नहीं, आप देखते हो कि जो टेंडर निकलता है गवर्नमेंट में, तो देर एक तो ये नॉर्मल टेंडर्स होते हैं टू अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर आपने एक सुना होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो उसके डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उसमें अगर बाद में कोई भी लीगल इम्प्लीकेशन हो गया तो इट विल कम ऑन द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट में उसके इम्प्लीकेशन आते 15 साल बाद, कि अगर वो चीज़ नहीं सोची गई थी तो वो अग्रीमेंट का जो फ्लॉ है वहाँ निकल के आ जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, उसमें आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की नॉलेज भी रखनी पड़ती है और पूरी लीगल नॉलेज रखनी पड़ती है। तो मैंने कोर्स किया है IFMR चेन्नई से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट रिसर्च चेन्नई से, जो आई एम अ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट फाइनेंसर
एंड आई हैव गॉट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये एक अलग बिजनेस लाइन है, ये आपको पता नहीं होगा। मतलब एकेडमिक भी है, कंसल्टेंसी भी है, और ये भी एक लीगल वाला, ये एक अलग है। हाँ। ये आर्किटेक्ट्स नहीं करते होंगे यहाँ पे, आई एम श्योर ऑफ दैट। ये एक अच्छा फील्ड है मेरे लिए। मुझे इसमें भी मज़ा आता है, यानी इसमें मेरे को रात को बैठ के मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, क्योंकि सुबह में तो टाइम नहीं रहता है, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो मेरे लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी हेल्प है, मैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा हूँ, अभी जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही उनको मेरा डॉक्यूमेंट बना के दे देता हूँ, यार ले लो और अपॉइंट कर लो उनको। उनका काम मैं इजी करके दे सकता हूँ। तो सर आपका 12th के समय ये क्लियर था कि आर्किटेक्चरल में जाना है? 7 से, हाँ। तो उस समय आर्किटेक्चरल के लिए एग्जाम्स वगैरह होते थे? उस टाइम में भी होते थे, नाटा होता था उस समय, तो नाटा के एग्ज़ाम्स। और मैं ड्राइंग्स में मेरे को इंटरेस्ट था। मैं पहले एलिमेंट्री एक होता है, एक एलिमेंट्री प्रिपरेशन होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, तो मैं ड्राइंग वो दोनों भी दे चुका था, तो पहले ही इन्हें प्रिपेयर्ड था, तो नाटा तो ईजिली क्लियर था। एक्चुअली मैं पहले चाहता था कि मैं NID में जाऊँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो 10वीं के बाद आई वेंट फॉर द एंट्रेंस ऑल्सो, आई क्लियर द फर्स्ट टेस्ट बट द सेकेंड राउंड आई कुड नॉट क्लियर। तो आप पुणे यूनिवर्सिटी जब सेलेक्ट किए तो आपके पास सेट का भी एक ऑप्शन आया होगा कि you have to do नहीं, तब नहीं सोचे थे। concept। तब हमारे फैमिली में था कि यहाँ से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो पूना इज़ द बेस्ट, पूना इज़ द बेस्ट सेंटर, वहीं चले जाइए। वहाँ महाराष्ट्र में तो पूरा इतना बड़ा हब है कि उसके बाहर सोचते भी नहीं है, और इजी है एक्चुअली एडमिशन मिलना, तो वही था। इसमें एक्चुअली मेरे फादर का भी बहुत बड़ा रोल है। मेरे फादर डॉक्टर बनना चाहते थे, और फैमिली में कुछ ऐसे वो टाइम हालात थे कि कुछ 500 रुपीज़ था, कुछ शायद एंट्रेंस फीस था उनका, वो दे नहीं पाए थे, तो वो डॉक्टर के एंट्रेंस में वो अप्लाई नहीं कर पाए। और लेकिन मेरे फादर ने आफ्टर, यानी मैं बोलूँगा अभी 10-15 साल के बिजनेस के बाद उन्होंने अपने आप रीडिंग शुरू की होम्योपैथिक की, और नाउ ही इज़ अ फुल फ्लैज होम्योपैथिक डॉक्टर। घर में जो गोलियाँ है सब वो पापा दे देते हैं, और पापा का पैशन था कि मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, और दे शुड बी इनटू फील्ड। लेकिन अब हमारी जो बिजनेस कंप्लायंस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई कि दोनों माई ब्रदर आर इनटू बिजनेस, ओनली आई एम इनटू प्रोफेशन फाइनली। सर वो जब समय आया जब आपका ग्रेजुएशन हो चुका था, तो ग्रेजुएशन के बाद ऐसा कुछ सीन हुआ कि आपको वापस आना पड़ा? ऐसा तो उस समय कैसा सीन था सर? वो किस रीज़न से ऐसे रहे कि आपको वहाँ से? कुछ फैमिली कंप्लाइंसेस थे, वो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, सबके लाइफ में एक टाइम आता है विच इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ नहीं होते हालात। तो मुझे था कि मुझे घर पे ही रह के बिज़नेस और प्रैक्टिस संभालना है, और भाई के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो एटलीस्ट जाके बाहर पढ़ ले, तो उल्टा हो गया। बट उसने वो कर लिया तो मैं बाहर निकल पाया, नहीं तो वो टाइम दोनों में से एक को घर पे रहना ज़रूरी था। दैट वॉज द टाइम। माई होल फैमिली इज़ इन नाकोला। मुझे रायपुर आने को लास्ट 6.5 साल हुए हैं, और मेरा ऑफिस सेटअप होने को लास्ट 3 साल हुए हैं। उससे पहले तो मैं एडवाइज़र था NRDA में, उसके बाद मैं एडवाइज़र था आपके कमल विहार स्कीम में, RDA में भी एडवाइज़र रह चुका हूँ एज आर्किटेक्ट मैन, तो कमल विहार पे भी काम किया है। तो रायपुर के अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर पे काफ़ी काम किया है, जिन्हें लास्ट 6 साल में उस पर भी काम करना मिला है, विच इज़ गुड। सर बॉम्बे से जैसे रायपुर आने का एक वो डिसीजन था, उस टाइम थोड़ा वैसा नहीं लगा कि वहाँ पर आप मल्टीटास्किंग थे, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी, खुद की साइट्स भी, टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी, फिर सडन रायपुर आना, फिर वो वहाँ से यहाँ तक का जो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, यहाँ पर बस एज अ प्रोजेक्ट। मेरे को एक चीज़ वहाँ पे हमेशा लगता था, और मैं शेयर भी करूँगा, आप हमेशा हमको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए, बहुत बड़ी शहर है लेकिन वो बहुत बड़े शहर में हम क्या है, वहाँ तो मेरी कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी। आज मैं वहाँ, मुझे यही था कि मैं छोटे शहर में रहूँ, थोड़ा कम काम करूँ लेकिन सेटिस्फाइड रहूँ, और लाइफ यानी देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वर्क ही नहीं करना है, वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना है, फैमिली को भी उतना इक्वलेंट टाइम देना है। तो जब बड़ी सिटी में मैं क्या करता था, मेरा अगर जॉब पे रहता था, मैं ट्रैवल नहीं करता था, तो 9 to 6 वॉज माई ऑफिस टाइम। 6 बजे मैं ऑफिस से निकलता था, और मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रहा था टर्न की। तो 6 बजे ऑफिस से निकलने के बाद अगर मेरे को बॉम्बे में कोई साइट पे जाना रहता था, तो मैं जाता था टैक्सी में, मैं लोकल में नहीं जाता था, तो मैं 2 घंटे जाने में लगाता था, 1.5 घंटा साइट पर रहता था, और फिर 2 घंटा वापस आने में लगाता था, तो रात के 12 बजे मैं घर पे आता था। तो अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूँ,
यानी मैं काम को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा हूँ, ना फैमिली को इंपॉर्टेंस दे पा रहा हूँ। व्हाट एग्जैक्टली आई एम अचीविंग फाइनली, मेरे लिए तो बहुत मैं क्लियर था कि मैं छोटी जगह जा रहा हूँ, मुझे वो वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा यहाँ पे, और वो उससे ज़्यादा मुझे मिला है रायपुर सिटी में, विच इज़ आई एम वेरी फॉर्चुनेट। सर नया रायपुर के प्रोजेक्ट के बारे में बताइए सर, वहाँ पे जैसे मतलब क्या अपना रोल रहता था, एडवाइजरी टीम में थे? देखिए नया रायपुर में आपको 2009 में ना इन्हें सबसे पहले वो बनाई प्रोजेक्ट सपोर्ट कंसल्टेंसी, फर्स्ट टाइम ये मॉडल जो है फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट हुआ, एक प्रोजेक्ट सपोर्ट कंसल्टेंसी टीम बनाने का। यानी उसमें यहाँ के लोग कम हैं, राइट, एनआरडी में गिनती चुनते के 3-4 ऑफिसर थे और कोई भी फुल टाइम उनने डेपुटेशन नहीं किया था, तो उनने एक प्राइवेट कंसल्टिंग टीम को हायर किया। उसमें 5 लोग थे, एक था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, एक था आर्किटेक्ट प्लानर एज एडवाइज़र, एक था आईटी स्पेशलिस्ट, एक था प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट और एक था इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट। ये 5 एक्सपर्ट्स को हायर किए और प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए कि नया रायपुर में अभी अगर आपको मैं फ्रैंकली बता सकता हूँ 40 प्रोजेक्ट्स हमने इनिशिएट किए, जिसमें आप ये लेक फ्रंट डेवलपमेंट देख रहे हो, जंगल सफारी का जो लैंड एलोकेशंस और ये है जो बन गए अभी, वो भी हमारे थ्रू हुए थे। फिर अभी यहाँ पे गोल्फ कोर्स टाउनशिप आ रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स भी हमारे इनिशिएटेड है। फिर जेम्स ज्वेलरी पार्क और जो आईटी पार्क आने वाला है, उसके कौन कौन से लैंड 3-4 बार प्रपोजल गए आईटी पार्क के, वो लेकिन लैंड इन लोगों ने अलोकेट नहीं किया आईटी कंपनीज को। अगर 3-4 साल पहले कर देते तो आज आपको और डेवलपमेंट दिखता। फिर जो सेक्टर 27 है उसका पूरा मॉनिटरिंग हमने किया, यानी यहाँ उनका जो अप्रूवल्स है, प्लानिंग में कुछ चेंजेस है, आपका जो मेन सेक्टर है जो झांझ लेक जो अभी डेवलप हो रहा है, तो उसके अराउंड का पूरा डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग। जैसे 15-20 प्रोजेक्ट्स का तो मैं एज अ नोडल ऑफिसर था, प्रोजेक्ट्स भी मैं इनिशिएट करता था। लकीली आई यूज टू मॉनिटर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू मॉनिटर उत्तम सिंह जैन, आई यूज टू मॉनिटर कमल मलिक। तो इस स्केल के आर्किटेक्ट्स को हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली मैनेज करने के लिए, उनका काम रिव्यू करने के लिए, उनके साथ डिस्कस करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर आयोग भवन जो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, उनने डिज़ाइन किए थे। जब वो रायपुर में आए, लकीली हफीज कॉन्ट्रैक्टर आए थे रायपुर में, उनका हमने प्रेजेंटेशन लिया। उसके बाद मैंने बोला सर आपने तो यहाँ बढ़िया प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने यहाँ पे वॉलफोर्ट सिटी का प्रोजेक्ट किया है, यहाँ आपने मैग्नेटो मॉल किया है, क्या बढ़िया प्रोजेक्ट्स किए सर। तो बोलता है कौन सा प्रोजेक्ट, मैंने तो नहीं किया कोई प्रोजेक्ट। तो इट वॉज अ शॉक टू मी बिकॉज आई ऑलवेज हियर कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डन मैग्नेटो मॉल, हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डन वॉलफोर्ट सिटी। तो मैंने सर आइए चलिए आपको लेके चलता हूँ, प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपका। तो उसे लेके गया, बोलता पता नहीं मेरे नाम पे कितने लोग काम करते हैं, मुझे भी नहीं पता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। दिस गाय इज बिकम सच अ बिग ब्रांड, ही डजंट नो व्हाट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ही इज डूइंग, उसके नाम पे लोग मार्केट हो रहा है पूरा, ये प्रोजेक्ट्स आर मार्केटेड। जैसे नया रायपुर का जो पूरा प्लानिंग का काम है, वो पूरी प्लानिंग पहले से हो गई थी कि कौन से सेक्टर को कौन सी चीज़ देना है, कौन से सेक्टर? पूरी प्लानिंग पहले से हो गई है। कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये कंपनी है दिल्ली में, इनको पूरा मास्टर प्लान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हम जब आए पूरा मास्टर प्लान बन चुका था, बट हम जब आए, अगर आप आज का मास्टर प्लान देखेंगे तो टोटल मास्टर प्लान हैज़ बीन चेंज। वो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अभी आपको एक आप नया रायपुर की क्रिटिसिज्म सुनते होंगे, 100 मीटर रोड, इज दिस अ सिटी, इज दिस अ लिवेबल सिटी। हम लोगों ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। आपने सुना होगा बीच में इंटरनेशनल वर्कशॉप हुआ था, तो देयर वाज अ इंटरनेशनल वर्कशॉप, बीच में काफ़ी लोग इंटरनेशनल टीम्स बुलाई गई थी, हम लोग भी यहाँ से रायपुर से थे, उस पर काम किया गया। और अभी फाइनली ऐसा डिसाइड हो गया है कि ये जो रोड है इसमें से आधा पेडिस्ट्रियन होगा, और हर सेक्टर में इन लोगों ने क्या किया था कि 12 मीटर का रोड छोड़ा गया था। तो 12 मीटर का रोड प्लस 100 मीटर रोड, तो और रोड का इन्हें बिल्डिंग्स डेड, यानी आपके रोड जो है रात को डेड हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इसको धीरे धीरे प्रयास करके छोटा किया गया। डेंसिटी पूरी सिटी की थी 275% पर हेक्टर, तो धीरे से डेंसिटी को भी बढ़ाया गया। अभी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्टडी की गई नया रायपुर पे, उसके लिए भी इंटरनेशनल कंसल्टेंट अपॉइंटेड थे, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए फंड किया, हम लोग ने इसमें मॉनिटर किया पूरे प्रोजेक्ट को, और अभी सिटी की डेंसिटी चेंज करके 375% पर हेक्टर हो चुकी है, 100% पर हेक्टर बढ़ाए गए हैं। तो इन्हें धीरे धीरे जो छोटी हाइट की सिटी थी, उनको लग रहा था कि हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट इज गुड, हैज़ कम टुवर्ड्स वर्टिकल डेवलपमेंट एंड कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि दैट्स द मंत्र ऑफ फ्यूचर एक्सपांशन।
आप कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा नहीं सकते। जितना आप हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करेंगे जितना आप पोल्यूशन के लिए ज़्यादा जगह देंगे, तो जितना वर्टिकल और कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट होगा उतना बेटर है फॉर फ्यूचर। और इवन फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर उसी कॉस्ट है, जितना आप लंबा लेके जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना कॉस्ट उसका बढ़ेगा। तो ये बहुत मेजर छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं ट्वीक एंड टर्न इन दी मास्टर प्लान एंड स्टिल दे आर डूइंग। आई एम नॉट